बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हिना न्याजी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम 2 घंटे आपके साथ होंगे, आपकी सुबह को मजीद बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। हमारे पास अपनी अपनी कॉफ़ी और चाय है और आज की चाय और कॉफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी किचन में जाएं, फ़ौरन से अपना ब्रेकफास्ट लेकर आएं, अपनी कॉफ़ी लेकर आएं, अपनी चाय लेकर आएं और स्क्रीन के सामने जुड़े रहें। और इस चाय का मैंने आज से लिया। वैसे यूजुअली मैं चाय नहीं पीता हूँ सुबह, लेकिन आज मेरे लिए भी सरप्राइज है। मुझे चाय यहाँ पर टेबल पे पड़ी हुई मिली, मैंने सिप लिया और इतनी जबरदस्त चाय आज मैंने स्पेशल चाय बनवाई है, तो ये बहुत, इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन चूंकि आज जुम्मतुल मुबारक है और आज के प्रोग्राम का आगाज हम बहुत ही खूबसूरत बात से करेंगे। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है कि जो शख्स अपना राज पोशीदा रखता है गोया अपनी सलामती को कब्जे में रखता है। बहुत ही खूबसूरत बात। अपने राज अपने दिल में रखें, अपने तक रखें। जब आप अपनी बातें, अपने राज अपने दिल में पोशीदा रखते हैं तो एक तो आपको ये गम नहीं होता है, ये परेशानी नहीं होती कि जी बात हमारी कहीं और हो जाएगी या किसी और को पता चल जाएगी। और सबसे बेहतरीन दोस्त जो है ना वो आप खुद हैं अपने। तो अगर कोई राज है तो उसको अपने दिल में पोशीदा रखें, ना कि आप लोगों को बताएं। वैसे हमारे यहाँ पर ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि यार नजर लग जाती है और जो हासदीन है वो हसद करते हैं, तो इस हवाले से मेरे ख्याल से ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते तो वो चीज़ें आपकी पोशीदा रहती हैं, तो फिर आप नजर बद से बच जाते हैं, हासदीन से बच जाते हैं। और फिर वो ये भी कहा जाता है कि जी वो हाजत आपकी बहुत जल्द पूरी होती है जिसको आपने पोशीदा रखा हुआ होता है। अच्छा, नजर बद का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इस्लाम में है, हम लोग इस चीज़ पर यकीन भी रखते हैं और इसको पोशीदा बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि पीपल कैन नॉट रियून व्हाट दे डू नॉट नो, तो वो रियून नहीं कर सकते अगर उनको उस चीज़ का नहीं पता जो आपने नहीं बताई। तो उतना शेयर करें जितना आप चाहते हैं कि लोग जाने आपके बारे में। तो अपनी अगर ज़िंदगी में, अपनी प्राइवेसी में आप चाहते हैं कि कोई इंटरवीन ना करे, आपके राजों में कोई ना इंटरवीन करे, आपकी ज़िंदगी में कोई ना घुसे, तो भाई अपनी ज़िंदगी के राज अपने तक रखें। और है ना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बात कर रहे हैं, उनका कॉल हमने बताया है, तो उनके बारे में भी अपने नाज़रीन को बताते हैं। खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। मिस्र, ईरान, रोम और शाम जैसे बड़े मुल्क फतह हुए। आपने हज़ारों मसाजिद तामीर करवाई, बैतुल माल का शोबा फाल किया, इस्लामी मुमलिकत को सूबों और अजला में तकसीम किया। इसके अलावा अदालतें और पुलिस का जो महकमा है वो कायम किया, काजी मुकर्रर किए और मरदमशुमारी करवाई। तो आज हम मॉडर्न स्टेट का, मॉडर्न नेशन स्टेट का जो भी कॉन्सेप्ट देखते हैं तो ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। मतलब वैसे तो रोमन्स को भी ये थोड़ा सा वो दिया जाता है क्रेडिट के नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट वहां से निकला, लेकिन उसके अंदर महकमे जिस तरह से किए जाएंगे और वो महकमे किस तरह से कनेक्टेड होंगे, किस तरह से काम करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बिल्कुल। और नहरी और ज़रई जो हमारे वो थे शोबे थे, उनको भी जदीद तरीके से तरतीब दिया, तो ये भी बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है। और हमने और दूसरा उनके बारे में ये भी बताते हैं कि 27 ज़िलहज्जा और 23 हिजरी को अबू लुलु फ़िरोज़ नामी जो मजूसी हैं उन्होंने नमाज फ़जर की अदायगी के दौरान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारकर शदीद ज़ख्मी किया, जिसके बाद से यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को शहादत के दर्जे पर आप फाइज़ हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में मदफून हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मुतल्लिक डिटेल है, जो एक इंफॉर्मेशन है, वो हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाई है। तो अब हम अपने नाज़रीन को आगे बढ़ते हुए एक और अहम दिन की मुनासिबत से ये बताते चलें कि आज है ना जमहूरियत का आलमी दिन है। बिल्कुल। और ये दिन 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर करदा जो है वो करारदाद के तहत दुनिया भर में 2008 से मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि शहरों को जो है अपनी ख्वाहिशात के आज़ादाना इजहार और आज़ादी से जीने के हक़ को फ़रोग़ देना है। और अब बात करते हैं मुल्की हालात की। मुल्की हालात क्या मंजर पेश कर रहे हैं, महंगाई के खौफनाक अदादोशुमार किस तरह आवाम के लिए जो है वो दर्द सर बने हुए हैं। अगर मईशत की बात की जाए तो इसकी गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है। फिर जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करते हैं तो क्या इनोवेशंस हो रही हैं। इसके अलावा खेल के मैदान से क्या खबरें आ रही हैं। और कल अगर बात करें तो मायूस कुन खबरें आ रही हैं। बिल्कुल अच्छी खबर नहीं आई और हम बहुत ज़्यादा मायूस। खैर मैंने ये प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर दिया था। इसके अलावा
हम ये भी आपको बताएंगे कि बैनुल अक़वामी सतह पर सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है, इस पर एक नजर डालते हैं। इलेक्शन की तारीख के मामले पर सियासी महाज पर शदीद हलचल। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लफ्जी झड़पों के लिए मोर्चे संभाल लिए। जियालों का विफाकी काबीना में नून लीग की करीबी शख्सियात की शमूलियत पर एतराज। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का फिर शिकवा। पीटीआई कानूनी मुशगाफियों में फंस गई। साइफर केस में कप्तान और नायब कप्तान की जमानत मुस्तरद। अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल में भी पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान। होशियार खबरदार, पेट्रोल पंप फिर तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत 10 से 12 रुपए फी लीटर मजीद महंगी होने का इम्कान। IMF के मुतालबे पर गैस की कीमतों में भी बड़े इजाफे का अंदेशा। मुनाफा बख्श इदारा खजाने पर भारी पड़ गया। PIA शदीद माली बहरान का शिकार। मुतादिद परवाजें मनसूख। हुकूमत का हंगामी बुनियादों पर निजकारी का अमल शुरू करने का फैसला। मौसम की अंगड़ाई, बरखा फिर बरसने को आई। 20 सितंबर तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और मानसेरा में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अलर्ट जारी। ये हैं जी आज की टॉप स्टोरीज और अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब। तो 3 बड़ी सियासी जमातों के 3 मुख्तलिफ पहलू इस वक्त सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग इंतजार में है कि कब नवाज शरीफ वतन वापस आएँ और उनकी जो तहरीक है उसमें एक जान डले और एक भरपूर जो अवामी मुहिम है वो चलाई जाए। और तीसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और उनकी जो लीडरशिप है उन्हें कैदोबंद का सामना है और केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है इस पर बात कर लेते हैं। सियासी तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या इख्तलाफात संजीदा किस्म के हैं या फिर सिर्फ नूरा कुश्ती ही हो रही है? मेरा तो अपना ये ख्याल है कि नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी अपनी खोई हुई साख किसी हद तक बहाल करना चाहती है जी। वो साख जो सबसे पहले अदम एतमाद के वोट में हिस्सा डाल के और उस PDM की हुकूमत में शामिल होके और जिस तरह आवाम के मुफादत का कला कमा हुआ और के नतीजे में दोनों बड़ी पार्टियों की साख बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई, उस करने की कोशिश है। लोगों पे ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि हम इनके साथ नहीं है इस मामले पे, जल्द अज जल्द इंतखाबात कराएं। ये कोई बच्चा खेल नहीं है कि आप एक तरह का मफादात की कोशिश में जाके तमाम तहरीरी आप जमानत और बाद में बाहर आके कहें कि नहीं हमारा ये मतलब, ये कोई बच्चे तो नहीं है। हमने पहले भी प्रोग्राम में ये बात की थी कि कोई रोटी को चोचो तो नहीं कहते हैं, दूध को दूध नहीं कहते हैं। ये माशाल्लाह समझदार लोग हैं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। भले वो अवाम के मफादात को नज़रअंदाज करते हों, वो अवाम जिनके कंधों पर सवार होकर ये इक़्तिदार में पहुँचते हैं, अपने मफादात इनको बहुत अजीज़, बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट करते हैं और उसी के तहत उन्होंने PDM में शमूलियत भी इख्तियार की और अभी उन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने ये ज़बानी जमा खर्च शुरू कर दिया है कि हमें इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने की जरूरत है और इनको मालूम है कि होने नहीं है, लिहाजा कहने में क्या। अच्छा, तो इम्तियाज गुल साहब, पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया है। पीपल्स पार्टी को क्यों लगता है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? वो इसलिए कि माफ कीजिए, लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को मिलेगा तो सिर्फ सिंध की हद तक मिलेगा। जो इस वक्त हमें लगता है जो स्क्रिप्ट है, मंसूबा वो यही है कि मरकज में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनाने की तैयारी हो रही है। उसके लिए मैदान हमवार हो गया है, तमाम मुखालफिन के हाथ पांव बांध के या घरों में महफूज किया गया है या जेलों में डाल दिया गया है। और उसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि मुस्लिम लीग के रिवायती नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट जो उनकी खिदमत में हम वक्त प्रूफ होते थे, अहद चीमा, तौकीर शाह, फवाद हसन फवाद और एक चौथे साहब हैं, ये तमाम लोग एक एक करके निगरान हुकूमत में शामिल हो गए जी। तो इस ख्याल बहुत एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि जो निगरान हुकूमत है वो दरअसल मुस्लिम लीग के मफादात की निगहबान, उनकी निगरान हुकूमत है और उन्हीं के लिए
रास्ता हमवार होगा आहिस्ता आहिस्ता, अगर आइंदा साल जनवरी फरवरी में इंतखाबात हो गए तो। इम्तियाज साहब, अभी ज़बानी जमा खर्च का आपने जिक्र किया, तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी तो एक लाइन टो करते नजर आते हैं कि जी जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। बेशक वो चाहे दिखावे के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग, आपको क्या लगता है मुमकिन बयानिया क्या हो सकता है कि जो फेस सेविंग भी हो, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत को भी लीड किया नून लीग ने, तो एक अवामी प्रेशर तो आएगा सर? अवामी प्रेशर की किसने परवाह की है? क्या जब इंतखाबी नताइज हो रहे होते हैं फाइनल कंपाइल इलेक्शन कमीशन में, तो उस वक्त कोई आवाम मौजूद होती है, उस वक्त आप मौजूद होते हैं, हम मौजूद होते हैं। तो इसमें जैसे तैसे भी इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे कि ट्रांसपेरेंट आज़ादाना तौर पे इलेक्शन हो, लेकिन अब तक के जो इक़दाम हैं, जो आसार हैं, वो बड़े वाज़े हैं। उसमें बहुत अरसा पहले मुझे किसी पुलिस अफसर ने कहा कि देखें, जो इमरान खान के खिलाफ केसेस बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं, इनको इनसे निकलते निकलते उम्र गुजर जाएगी अगर कोई मुआहदा ना हो गया, कोई डील ना हो गई, या कोई मुआवजा ना हो गया। तो अभी डील भी नहीं हुई, कोई मुआवजा भी नहीं की तवक्को नहीं है, और ग्राउंड जो सिचुएशन है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का ऐलान कर दिया है जी। और बयानिया यही होगा कि जी हमने मोटरवे बनाई थी, हमने सड़कों का जाल बिछाया था, हमने अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया था। वो अलग बात है कि अंधेरों को रोशनी में इम्तियाज गुल साहब, आपको लगता है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पे कोई ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जगह बैठ जाना चाहिए, उनके सरबराहान को, और एक मुतफ़िका रास्ता निकालना चाहिए? आपने मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी सर प्लीज कंटिन्यू करें आप सर आप कंटिन्यू करें उसके बाद, क्योंकि अब पूरी बात अगर होने दें तो बेहतर है। जी। मुझसे बात करें तो बाकी डायलॉग जाहिर है, सब डायलॉग की ज़रूरत सबको होती है। तमाम माशरों में ज़रूर कौमी सतह पे तमाम जमातें मिल के कौम के जो मुश्तरका इज्तिमाई जो मसाइल होते हैं उनके हल की राह तलाश करते हैं, और अक्सर जमातें, अक्सर मुल्कों में हम देखें कि लचकदारी का मुजाहरा होता है। पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए। तमाम सियासी जो बड़े हैं उन्हें लचक का मुजाहरा करते हुए उन उमूर पे तवज्जो देनी चाहिए जिसके सबब इस मुल्क को निजात मिले कुछ मसाइल से। लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि इनके दिमागों में ये जो शाहाना तर्ज हुक्मरानी है ये निकले, और ये ख़ुद को हुक्मरान घराने की बजाय आवाम के नुमाइंदे समझे। वो नुमाइंदे जो जब आते हैं हुकूमत में तो बिल्कुल फोकस करें आवाम के मसाइल पे, आवाम के जो वसाइल हैं उन कब्जे की और उनको अपने मन चहेते लोगों में तकसीम करने की कोशिश ना करें, बल्कि आवाम के बस आवाम पे ही खर्च करें। तो ये जब तक ये जहनियत तब्दील नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है। भले अगर मिसाल के तौर पे चोरों का टोला इकट्ठा होकर बैठ जाए, आपस में इत्तेफाक राय कर ले, तो उससे बाकी मुआशरे को क्या फ़ायदा हो सकता है। बड़ी क्रूड सी। लेकिन अब जो डायलॉग की बात करते हैं, बिल्कुल डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन डायलॉग के पीछे आपका जो चौधरी, नवाब, खान, ये जो कबाइल से जुड़े हुए नाम है, ये जो जहनियत है इनके साथ जुड़ी हुई, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये इस अमर का एहसास नहीं होगा कि हर शख्स ने अपना काम करना है, दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी है। आपको याद होगा कि नवंबर 22-23 नवंबर को 2022 में जनरल बाजवा ने अपने खिताब में कहा था कि हमने फरवरी 2021 में ये फैसला कर लिया था कि हम जो सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं आइंदा वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा खिताब में ये कहा था। तो इस तरह ये सारा तमाम लोगों पे, तमाम सेगमेंट्स पे लागू होता है कि अपने अपना काम करें, तो उससे फिर मसाइल है वो पैदा होने की बजाय हल की तरफ जाते हैं। जी अच्छा, इम्तियाज गुल साहब ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी को आप किस तरह से देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि उनके आने से सियासत में या मईशत में कोई तब्दीली आएगी? हाँ जी, पहले तो उन्होंने बड़े मौजे दिखाए थे, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, फिर उनके भाई भी 15 महीने यहाँ रहे, 15 साल पंजाब में गुजारे। तो जितनी जबरदस्त तब्दीलियाँ, इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं पाकिस्तान में जी, तो उसमें तो 2 गुना इजाफा हो जाएगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि वो जब आएंगे तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इक़्तिसादी इनकलाब आ जाएगा। इम्तियाज़ गुल साहब, आपको लगता है सर कि ये जो ख़राबी है किसी एक हुकूमत के दौर में नहीं हुई है,
ये अरसा दर अरसा जो मामलात हैं, किसी की जानिब से भी उसको सही करने की उस तरह से कोशिश नहीं की गई और ये खराबियाँ इवेंचुअली इकट्ठी होती रहीं और फिर वो एक लावा फूटा है जो अब सूरत हाल हमारे सामने है। और इसके साथ ही सर एक कनेक्टेड सवाल ये कि हम एक मेजर डिवीज़न देखते हैं अवामी सतह पर भी, अवाम को भी एजुकेट करने की जो ज़रूरत है वो भी एजुकेशन सही तरीके से नहीं की जा रही और एक जो इंटेलिजेंसिया है हमारी वो भी हमें क्लियर डिवाइड नज़र आती है, बड़ी ही एक्सट्रीम पोजीशन पर नज़र आती है। देखिए हमारी ये कौम या हमारे अवाम जो है ना, ये कोई कौम नहीं है, ये एक हुजूम है। इस हुजूम में डिसिप्लिन नहीं है, यानी तंजीम नहीं है, वैल्यूज़ नहीं हैं और इन तमाम वैल्यूज़ का, डिसिप्लिन का ताल्लुक आपके बड़ों से होता है, आपके स्कूल से, कॉलेज से और आपके सियासतदानों से होता है कि वो किस हद तक अखलाकी इक़दार, किस हद तक सिविक सेंस जो होता है। सड़कों पे आप देखें कोई लाइन बनाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल गन डाल हैं, यानी कोई आपको यहाँ पे तमीज़ जो है ना, कहते हैं बाअदब, कोई अदब तमीज़, वो यहाँ पे नज़र नहीं आती। तो वो इसमें बहुत बड़ा किरदार, जो किरदार साजी है वो ऊपर से शुरू होती है, आपके लीडरों से। लोग ऊपर को देखते हैं, वो देखते हैं कि ये आते हैं इक़्तिदार में हमारे नाम पे और फिर लूट खसूट शुरू कर देते हैं। ये तो अवाम का जवाब है। दूसरा जवाब तो ये बिल्कुल एक हुकूमत का किया धरा नहीं है, उस माइंडसेट का किया धरा है जो पाकिस्तान पे इस वक्त मुसल्लत है। लेकिन फिर इसके अलावा इससे ज़्यादा मैं बात करूँगा तो फिर आपके चैनल के लिए मुश्किल हो जाएगी कि कुछ हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, हमारे निज़ाम के अंदर मुस्तकिल कुछ कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा मुदाखलत की वजह से भी, बार बार मुदाखलत की वजह से जो सिविलियंस हैं, हमारे सियासतदान हैं, उनके लिए भी जवाब पैदा होता रहता है, कानून के साथ खेलने का, कानून की खिलाफ वर्जी का और अपनी जेबें भरने का। तो ये एक इज्तिमाई नाकामी है, इज्तिमाई जिम्मेदारी तमाम बड़े इदारों पे और तमाम हमारे सियासतदानों पे जो कि आते हैं, बार बार हुकूमत में आते हैं और अपना काम करने के बजाय दूसरों की खिदमत में और अपने ग्रोही मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में लग जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बेचारे आज महंगाई के नीचे, बदअमनी के नीचे और गवर्नेंस के नीचे सिसक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ गुल साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो सियासी राय है, जो अपना तज्जिया है वो पेश किया। अब हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और आप कहीं मत जाइएगा, हम ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अर्ज किया है जी कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वाह 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 वाह। टेक्नोलॉजी की दुनिया की अगर बात करें तो हर जगह जो है स्टूडेंट्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो भाई किसी से कम नहीं है। और हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में साइंसी प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल लेवल के मुख्तलिफ बच्चों ने हिस्सा लिया। और इस अगर एग्जीबिशन की बात की जाए तो इसमें एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट और बहुत ही यंग स्टूडेंट ने जो है वो साउंड एनर्जी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट पेश किया, जिसमें जो जितने भी लोग मौजूद थे वो इस प्रोजेक्ट को देखकर हैरान हो गए। हम लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं और बड़ी जरूरत भी थी ऐसे प्रोजेक्ट की। एग्जैक्टली। और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी अपने दौरे के दौरान जो है इस बच्चे का प्रोजेक्ट देखा, जिस पर उन्होंने स्टूडेंट को बहुत ज्यादा सराहा। और अगर बात करें हम अपनी सरजमीन की, इस मिट्टी की, तो भाई वाकई बहुत नाम है, बहुत टैलेंट है जी। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये होनहार तालिब इल्म सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। 7वीं क्लास में ये पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 गिलगित में ये ज़ेर तालीम है। और साथ ही चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो खुशामदीद हमारे गेस्ट को, हफीजुर रहमान और मोहिउद्दीन वानी साहब। जी, हम स्टूडेंट से जानना चाहेंगे, आपके हफीजुर रहमान से जानना चाहेंगे कि क्लैप स्विच है क्या, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। यस मैम, ये क्लैप स्विच है जो हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर मैम इसमें एक माइक्रोफोन लगाई जिसमें हमारी जो साउंड एनर्जी है वो अंदर जाती है और लेकिन वो साउंड सिग्नल इतना ताकतवर नहीं होता है कि इन लाइटों को ऑन कर सके। इसलिए हम लोगों ने आगे एनपीएन टाइप के कुछ ट्रांजिस्टर लगाए हैं जो हमारी इस साउंड एनर्जी को इतना ताकतवर कर देता है कि इन लाइटों को ऑन कर सके। मैं आपको ये प्रैक्टिकली कर दिखा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के आप कीजिएगा हफीजुर रहमान, ताकि हमारे देखने वाले भी देख सकें कि आप किस तरह से कर रहे हैं। लाइट फिगर हो रही है जी।
ये देखें क्लैप क्या से बात, हाँ लाइट जी। ट्रिगर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम देख रहे हैं हार्ट के ऊपर जो एक लाइट लगी हुई है वो ऑन हुई है क्लैब से। तो आपसे भी मोइनुद्दीन वानी साहब जानना चाहेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा इन डिटेल अगर बताएं, ये आइडिया कैसे आया और किस तरह से फिर हफीज ने इतनी मेहनत की इस पर। ये असल में ये हुआ कि पिछले 1 साल से गिलगित बल्तिस्तान में हमने करिकुलम में एक मैंडेटरी चीज इंक्लूड कर दी है जो पूरे अभी बाकी पाकिस्तान के चारों सूबों में नहीं हुई। वो ये है कि हमने 100 टेक्नोलॉजी फेलोज हायर किए हैं प्राइवेट सेक्टर से, जो कि ट्रेंड हैं कंप्यूटर एजुकेशन में, स्टेम प्रोजेक्ट्स में एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। ये सरकारी स्कूलों में ग्रेड 6 से 10 के बच्चों को कोडिंग, पाइथन, स्क्रैच, स्टेम प्रोजेक्ट्स पढ़ाते हैं और वाह। बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी साइंस की ट्रिगर करते हैं, जी। उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफर करते हैं, उन्हें सोचने का मौका देते हैं। तो उसके बाद ये बच्चे अब निकल के पिछले 1 साल में हजारों की तादाद में जीबी में, ये एक बच्चा एक नहीं है, इस जैसे माशाल्लाह हजारों बच्चे हैं। वो चूंकि ये बच्चा एक मासूम बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, इसकी जो ब्रिलियंस है वो सामने आ गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीबी के ऐसे हजारों बच्चे प्रोडक्ट्स अपने बना चुके हैं जो कि यूनिक हैं, क्रिएटिव हैं और साइंटिफिक अप्रोच है। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग का बेस ये है कि इन्होंने साइंस में सवाल करना सीख लिया है। इसके साथ जो इनके टीचर्स हैं वो साइंस के, कंप्यूटर के, जो अभी तक आप देखेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ऐसे मौजूद नहीं होंगे, यहाँ पर उनको हमने ट्रेन करके प्लेस कर दिया। जी मोइनुद्दीन वानी साहब, ये जिन कोर्सेज का, जिन लैंग्वेजेस का आप जिक्र कर रहे हैं, तो बड़ी एडवांस लेवल की यूजुअली हम देखते हैं कि एडवांस लेवल पर जाकर बच्चे ये सीखते हैं। तो इतनी छोटी क्लास के बच्चों को इन कोर्सेज से मुतारिफ करवाना बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? ये आइडिया ऐसे जनरेट हुआ कि माई सेल्फ, मैं चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, सिविल सर्विस से आने से पहले थोड़ी साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, तो हम जनरेशन जी से राब्ते में रहते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या की जाए। तो यंगस्टर से फीडबैक ली, उन्होंने बताया कि कोडिंग अब 5-6 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। तो वहां से हमने आइडिया है कि इसको स्कूलों में ले जाया जाए। तीसरी बात यह है कि बच्चों की लर्निंग कब बहुत फास्ट है और फौरन पिक कर रहे हैं, क्योंकि यही काम अगर आप एफएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी लर्निंग कब बहुत स्लो होती है और वो क्वालिटेटिवली उतना आगे नहीं चलते। तो ये बच्चे पिक कर रहे हैं और उनकी कैरियर ग्रोथ भी इसके साथ अलाइंड होती जा रही है, साइंटिफिक माइंड बन रहा है, ओपन माइंड बन रहा है। ये सिलसिला। अच्छा, हम हफीजुर रहमान से भी जानना चाहेंगे कि फ्यूचर प्लान्स क्या है। और अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें, जब हम 7वीं जमात में होते थे, हमें तो ये टेंशन होती थी कि सुबह का जो है ना होमवर्क जब टीचर ने चेक करना है तो क्या कहेंगे, और वो भी नहीं किया होता, वो भी नहीं प्रॉपरली किया होता था। तो ये माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड हैं, कैसे ख्याल आया इनको ये प्रोजेक्ट बनाने का? उसके अलावा फ्यूचर प्लान्स भी हम जानना चाहेंगे। यस मैम, ये प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया मुझे सबसे पहले तो हम अपने चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारे स्कूलों में इस तरह के प्रोजेक्ट के एग्जीबिशन का आयोजन करवाए। इस प्रोजेक्ट का आइडिया मैं सबसे पहले मुझे YouTube से मिला था। YouTube में मैं कार्टून्स देख रहा था, लेकिन मेरे सामने से इलेक्ट्रिकल सर्किट गुजरा, जिससे मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं इस तरह के चीज़ें बनाऊं। और दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे स्कूलों में इस तरह के एग्जीबिशंस करवाए जिसमें हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये जज्बा मेरे अंदर और भी ज़्यादा हुआ और मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो सिर्फ क्लिक करने के बाद लाइट ऑन होती है। आगे जाकर हम लोग इसे पूरी जीबी में लगाना चाहते हैं, जिससे इससे तमाम लोगों को थोड़ी आसानी पैदा हो। इससे पहला फायदा तो ये है कि जैसे ही हमारे लिए आसानी पैदा होती है, जैसे ही हम लोग कमरे के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हम लोग बटन ढूंढते थे, फिर ये करते थे, लेकिन मैंने ऐसी चीज जिससे सिर्फ एक क्लिक से ही लाइट ऑन हो जाए। और दूसरा फायदा ये है कि इससे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। जैसे ही तो जब हफीजुर रहमान, माशाल्लाह से इतना जबरदस्त आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? सर, मेरे फ्यूचर में मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को अगर हम लोग पूरी जीबी में लगाए तो ये जीबी बहुत इलेक्ट्रिकल हो जाएगी। अरे वाह वाह, बहुत बेस्ट ऑफ लक हफीज आपको। तो आपके बड़े ही जो है ऊंचे गोल हैं और हम ये ख्वाहिश करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट लेके कभी लाहौर आएँ, पंजाब आएँ, और हम सर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी बच्चों के साथ आएँ। बच्चों के साथ इतने टैलेंटेड जो है ना वो स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद हैं और आप जिस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सरपरस्ती उनको हासिल है। हम चाहेंगे कि आप फ्यूचर में इन बच्चों को लेके, इनके प्रोजेक्ट्स को लेके ज़रूर आएँ लाहौर स्टूडियोज़ में और हम 1-on-1 डिस्कशन करें, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और हमें हफीजुर रहमान से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। इतने पुरुमीद हैं ये बच्चे और इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, और फिर जब सपोर्ट एक की है ना बात की जाती दिलचस्प है, बात मुझे जो हफीज की बातों पे लगी कि टेक्नोलॉजी को कितना पॉजिटिवली उन्होंने यूज किया। वो कह रहे थे कि मैं यूट्यूब में कार्टून्स देखता था और उन कार्टून से मुझे ये आइडिया मिला। और इधर हमारे घर के बच्चे हैं, छोटा भीम और बड़ा भीम से बाहर ही नहीं निकल रहे। भाई कुछ सीखें, अगर आप लोग कार्टून्स भी देख रहे हैं तो देख लें, आप हफीजुर रहमान की एग्जाम्पल ले लें कि उन्होंने कार्टून्स में से भी कितना पॉजिटिव एलिमेंट निकाला, कुछ सोचा और कुछ नया किया। और है ना, हमारे एक और घर में तो सबक- यही डिस्कशन हो रही है कि एक और सबक भी जी। इसमें वो ये कि एडवांस लेवल की जो एजुकेशन का इनिशिएटिव वहाँ पर लिया गया कि छोटे छोटे बच्चों को इतने एडवांस लेवल की जो एजुकेशन है उससे मुतारिफ कराया गया। जो कंप्यूटर कोडिंग है, जो कोडिंग की एक लैंग्वेज है जिनका जिक्र कर रहे थे, वो मुतारिफ कराई गई। और साथ ही साथ मोइनुद्दीन वानी साहब ने ये भी जिक्र किया कि एडवांस लेवल पे जब बच्चे बड़ी उम्र में जाके ये चीज़ें सीखते हैं तो तब मुश्किल होती है, और कम उम्र जब यंग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 7वीं जमात का तालिब इल्म है, अगर इस एज में इतनी एडवांस लेवल की एजुकेशन लेकर आई जाए, वो मुतारिफ करवाई जाए, तो यकीनन उसका रोशन मुस्तकबिल है। इसमें हम अगर बात करें मोइनुद्दीन साहब की तो वो भी तारीफ के हकदार है। हफीजुर रहमान की बात करें वो भी बहुत टैलेंटेड है। लेकिन वहीं पर हम एक और इशू की जानिब भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा इशू आ रहा था, तो वहाँ ये भी ज़रूर सोचना चाहिए हुकूमत को कि जब हम बात कर रहे थे, जब हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना था। तो अगर इस चीज़ को भी बेहतर बनाया जाए, जब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जब भी जिक्र होता है, तो कोशिश ये होती है कि पूरी उसमें ही पाकिस्तान के जो प्रोग्राम को बेहतर करें। जी 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 ब्रेक नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए इस तरह पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, अब हम बात करेंगे हल्दी की, जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए मुफीद है बल्कि खूबसूरती के लिए भी इसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हल्दी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ग़ज़ाई माहिरीन इसका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर तजवीज़ करते हैं, क्योंकि हल्दी में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, चिकनाई, प्रोटीन, सोडियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, ई, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ इसमें होता है। तो इसके मजीद क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़ैनब गोंदल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। नैयर आपा तो हल्दी पे बात करने के लिए आज अपने वार्डरोब में Matching भी उन्होंने पीला रंग जो है ना वो शामिल कर लिया है। हाँ जी, बिल्कुल तो डॉक्टर। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से हम जानेंगे पहले इसकी अफादियत। हल्दी हम देखते रहते हैं अक्सर अपने घरों में, किचन में इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर अफादियत की बात करें तो हमें नहीं पता कि किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है और इसकी अफादियत क्या है। हल्दी को हम देखें तो हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो खाने में हो, अपने फेस पैक्स में हो, या अपनी किसी भी चोट वगैरह पे हो। अगर हम देखें अब आके जो है देयर आर सो मेनी ऑइंटमेंट्स और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेशंस हैं, लेकिन आज से कुछ 200 साल 50 साल पहले जंगों में उसके बाद लोग हल्दी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो बेस्ट जो है ना आपकी एंटीसेप्टिक है। मैं तो ये कहती हूँ कि ना सिर्फ वो अंदर से आपको रिपेयर करती है बल्कि बाहर से भी आपको बहुत अच्छा रिपेयर करती है। अगर आपने जो है वो खाना खाया है और आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ख़राब है, आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, आपके स्किन टोन बहुत डार्क होता चला जा रहा है, तो ना सिर्फ आप उसको फेस पैक्स लगाएं, आप हल्दी को डेली बेसिस पे पानी में या दूध में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वो एक गोल्डन मिल्क हम उसको कहते हैं, तो गोल्डन मिल्क अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका अंदर बाहर सब रिपेयर हो जाता और है। गोल्डन स्पाइस इसको कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये हमारे यहाँ ना एक गर्म और सर्दी वाला कि इसकी तासीर गर्म है, इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसकी तासीर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप व्हाट डू यू थिंक इसकी तासीर गर्म हल्दी है? वाला दूध भी ज्यादातर लोग सर्दियों में पी रहे सर्दियों होते में हैं। पी रहे होते हैं। अच्छा, हल्दी की अगर हम बात करें तो गर्म सर्द ऑनेस्टली साइंस नहीं मानती, अच्छा, लेकिन मैं उस चीज़ को ये समझती हूँ कि हाँ वाकई ही हमने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखे हैं पेशेंट्स में, हम देखते हैं कि वाकई हाँ वो रिव्यू आता है। लेकिन हल्दी को अगर हम ये कहें कि एक पिंच आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो गर्म नहीं है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रही कि आप हल्दी का डेली बेसिस पे एक चम्मच डालो दूध में और उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पिंच हल्दी इज मोर देन इनफ, आप उसको यूज करो आपके। अच्छा, हम देखे बात ये करते हैं ब्राइड्स के लिए फेशियल्स हैं, ये वो बहुत सारे फेस पैक्स और वो चीज़ें तैयार होती हैं, क्या इंटरनल हेल्थ को हम जो है वो फोकस कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं करते। और आज आके अगर हम करते भी हैं तो हम फ्रेश जूसेस पे चले जाते हैं या सैलड्स पे चले जाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करते।
लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ डेली बेसिस पे हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल को आप जो है वो रिकवर कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को, उसके अलावा अपने ब्रेन हेल्थ को आप इससे बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। और हल्दी की, जैसे आपने शुरू में भी बताया, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें में मौजूद होना, अफादियत होना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इसको एक्टिवेट करती है और आपको हेल्थ की तरफ लेकर जाती है। जबरदस्त। नहीं आपा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तो प्रोडक्ट्स ये मौजूद भी हैं, तो आप कोई ख़ास प्रोडक्ट आज बना के दिखाने वाली हैं कि जो हमारी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेगा? सबसे पहले तो मैं इतनी खुश हूँ कि आपने ये वाला जो हल्दी का टॉपिक है उस टाइम पे रखा है जिस टाइम पे हल्दी की वाकई जो है वो ज़रूरत भी है, और फ्रेश हल्दी अब मार्केट में आने वाली है। 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है ये फ्रेश हल्दी मार्केट में आ जाएगी, और सिर्फ सर्दियों में मिलती है, गर्मियों के अंदर ये मार्केट में नहीं होती। तो फ्रेश हल्दी जो है ना, क्योंकि जो मार्केट में मिलती है आपको पता है कि हर चीज़ के अंदर मिलावट तो ये इतनी सस्ती, लोगों को वाकई इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि अगर हम नेचर के करीब आ जाएंगे, इन चीज़ों को अगर हम अपनी डेली बेसिस के अंदर जो है वो कोई भी, अगर आपको इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, तो आप अगर जो हम टिप्स, जो चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, इसके नो डाउट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो आज अगर हम हल्दी की बात करें तो जिस तरह से अब मौसम चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो है वो सर्दी के मौसम में बच्चों को जो है वो ठंड लग जाती है, टाइफाइड, नमूनिया, सर्दी की वजह से जो है वो और बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज हो जाते हैं, फ्लू हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह के। तो अगर आप सर्दी स्टार्ट होने से पहले ही, जिस तरह से भी गोल्डन मिल्क की बात हो रही थी, अगर आप हल्दी वाला जो दूध है नाइट के अंदर या सुबह में इसका कोई भी कहवा बना के, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी है। एक आदत नहीं ना होती तो वो लगता है कि पता नहीं ये हंडिया में पड़ते हैं तो पता नहीं किस तरह का इसका टेस्ट होगा, एक नीला जैसा इसका जो है वो टेस्ट है। अब ये हल्दी स्टार्ट है ना, तो मेरे घर के अंदर जो है वो 3 महीने हर हाल में सब लोगों को लाजमी हल्दी का रात को दूध पीना है, जो मर्जी करे, माशाल्लाह। तो रूटीन बनाई हुई है। तो उसका तरीकाकार गोल्डन मिल्क बनाने का ये है कि एक तो हल्दी खालिश होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। आपने क्या करना है कि अगर आधा किलो दूध है तो उसके अंदर मैं आधा गिलास पानी का डाल देती हूँ, इसलिए कि मेरे घर में खालिश दूध आता है। अच्छा। तो उसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून हल्दी का काम खुद ही घर में हाफ टी स्पून आप उसमें हल्दी की डाल दें और 1 चुटकी उसमें काली मिर्च की डाल दें, हल्की सी आंच के ऊपर उसको आप जोश दे लें। अच्छा। 4-5 मिनट तक जब उसको जो है वो जोश आ जाए, उसमें आप हनी डाल लें या थोड़ा सा जो है वो आप शुगर डाल लें। तो ये आप हाफ कप अगर अपने बच्चों को भी दें, नाइट टाइम पे सोने से पहले दें, तो आप सर्दियों के अंदर जोड़ों की दर्दें या जो भी मैंने प्रॉब्लम इश्यूज पे बात की, आपको सर्दियों के अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज से हम शुरू कर सकते हैं ये अपने जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर नाजरीन को ये भी बताना चाहेंगे कि आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप कोई टिप्स पूछना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू हल्दी या फिर कोई भी और मसले पे बात करना चाहते हैं, तो आपकी रहनुमाई कर सकती हैं। अच्छा नैयर आपा, हल्दी को हम उपटन में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। फिर हम बहुत सारी चीज़ों में और भी ब्यूटी से रिलेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आजकल आ रही है। तो फेस पे लगाने के लिए ना खवातीन का सारा फोकस जो है ना वो फेस है। हाँ जी, हाथ जैसे भी है कोई बात नहीं, फेस बस हमें प्यारा गोरा, क्या ये गोरा होने में भी मदद देती है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। आप देखें कि ब्राइड्स को जो है वो 10-15 दिन पहले से जो है वो मुमाइयों बिठा दिया जाता है, उन्हें उपटन की रस्म की जाती है, और उपटन जो है वो पहले ज़माने में जो है वो डेली बेसिस पे लगाना होता था। तो नो डाउट ये स्किन को ग्लो देता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, और आपको आपकी स्किन की टोन को इवन करता है। ये बनता कैसे है? ये बनता बहुत सिंपल सी चीजें, आपको पता है मेरी कोशिश होती है वो चीजें लेके आऊं कि जो किचन के अंदर आपके मौजूद है। आपने जो है वो सिंपल जो है आपने इस तरह से बेसन लेना है। ये बेसन आपने 1 कप लिया है। 1 कप अगर आपका बेसन के अंदर आपने 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का डालना है। मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि हल्दी जो है वो खालिश होनी चाहिए। फ्रेश हल्दी को आपने किस तरह से प्रिजर्व करना है, पाउडर कैसे बनाना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इस चीज़ का पता ही नहीं है कि सब्जी की दुकान पे नजर आ रही होती है। इसको ले आएंगे तो इसको अब करेंगे क्या। ठीक है, तो 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो हमने हल्दी का डाला है,
और आपने इसके लिए क्या करना है, खुश्क गुलाब की पत्तियां, ठीक है, अच्छा। फ्रेश गुलाब लेके आप इसको किचन में एक दिन के लिए रखेंगे तो ड्राई हो देसी जाएगी। गुलाब है ये? देसी गुलाब ले लें तो सबसे बेहतरीन है। अच्छा। इसको जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका जो है वो पाउडर बना के इसको भी आप इसमें 1 टेबलस्पून डाल लें। ठीक है। बस ये 3 चीजें आपके लिए बेहतरीन है। बेसन, हल्दी और गुलाब और का सफूफ गुलाब जो है। गुलाब का सफूफ आपने, ओट्स जो जौ है ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये भी आधा कप अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप इसको भी ग्राइंड करके डाल लें। अच्छा। ये आप उपटन बना के तो ये आप अपने जो है वो किसी कंटेनर में डाल के रख लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़े से दूध के अंदर या अर्के गुलाब में या सिंपल वाटर के अंदर इसकी पेस्ट बनानी है। इसकी पेस्ट आपने 10 मिनट के लिए लगा के मसाज करके वॉश कर देनी है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके अंदर आप थोड़ी सी मलाई डाल लें या थोड़ा सा बादाम का जो है वो तेल डाल लें और इसका जो है वो आप पेस्ट बना के आप इसको जो है वो डेली माइल्ड एक्सफोलिएटर के तौर पे जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। फिर डायबिटिक और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं ना, उनका सबसे पहले कंसर्न ये होता है कि अगर हमने इस्तेमाल करनी है तो किस क्वांटिटी में करनी है, इस पर भी आप रोशनी डाल दीजिए। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है और छोटे छोटे जोड़ों में जो दर्द हो रहा होता है, और हम अक्सर मदर्स को देखते हैं उठते बैठते कह रही होती हैं कि बहुत ज्यादा मैं दर्द का शिकार हूँ और किसी भी मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ रहा, तो वाहिद हल्दी उसका क्योर हो सकती है। अच्छा। हम कह सकते हैं कि हल्दी ही सिर्फ उसको ट्रीट कर सकती है। हल्दी सिंपल, जैसे आपा ने भी बताया, हम उसको किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके कावाजात जो है वो बहुत सिंपल हैं। अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते, पानी गर्म करें, उसमें अगर हल्दी पकाना भी नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि इट्स अ हैसल, नहीं बन सकता, पानी गर्म करें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। अच्छा, और काली मिर्च, इन्होंने ये बात बताई, मैं तब भी ये ऐड ऑन करना चाह रही थी कि काली मिर्च को हमेशा हम इसलिए ऐड करते हैं कि जो जिस्म की बादी होती है ना, हम उसको इससे खत्म कर सकते हैं। अच्छा। अक्सर लोगों का आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही मुंह से पानी निकलना हुआ होते हैं, पिलो जो होते हैं वो गीले होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि जिस्म की बादी जो होती है हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब हम खा रहे होते हैं, हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं, हम हर चीज अपने अंदर डाली जा रहे हैं, बजाय ये देखे कि उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे बॉडी पे। अगर आप सिर्फ हल्दी का कावा डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दे तो बहुत हेल्पफुल होता है आपके जोड़ों की दर्द के लिए। घुटनों की दर्द को हम बहुत हद तक इससे ट्रीट कर सकते हैं, और ठीक है। छोटे जॉइंट्स की दर्द है, उंगलियों में दर्द, आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, हम उसको भी इससे ट्रीट कर सकते हैं हल्दी से। दूसरा, सर्दियों में जैसे बात हुई, हम इसको फ्लू को रिकवर करने के लिए, और उससे ज्यादा जो चेस्ट क्लॉग हो जाती है, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खांसना, गला खराब रहना और इवन निमोनिया के जैसे चांसेस लोगों में बहुत स्वेयर होते हैं। अगर वो हल्दी डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको बहुत आसानी से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। ज़ैनब, हल्दी इफेक्टिव सबसे ज़्यादा किस तरीके से, लाइक दूध के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है या कावा बनाना, या? अच्छा, आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन कि आप ये करें और मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम जब भी बात करते हैं हम ये कहते हैं कि ये चीज पक गई है, हम इसको सही नहीं पकाते, इसलिए जो है ये इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल। हल्दी के अंदर वाहिद ये आप समझ लें उन स्पाइसेस में से है जिसके अंदर करक्यूमिन होता है, जब हम उसको पकाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, सही। पकने के बाद वो एक्टिवेट होता है, इसलिए हमारी बॉडी में वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि कच्ची हल्दी जो है वो हम खा रहे हो पानी के साथ, ऐसा कभी किसी ने नहीं बताया। हम हमेशा यही देखते हैं कि उसको कुक करके, आइदर वो आपकी हांडी में हो, दूध में हो, पानी में हो, हम हमेशा उसको कुक करते हैं और फिर उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसकी एक्टिव और बेस्ट फॉर्म कुक्ड फॉर्म में है। अच्छा, बच्चों को किस तरह से हम ये दे सकते हैं? बच्चे बड़े पिकी होते हैं टेस्ट के मामले में। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर भी मौजूद हैं, साजिद हुसैन हमारे साथ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ही मालूमाती और मुफीद है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हल्दी के फवाइद के ऊपर तो बात हो रही है, साथ साथ हल्दी के अगर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है? एक तो ये पूछना है, और दूसरा मैं ये चाह रहा था, एक सजेशन है कि साथ ही अगर आप किसी डॉक्टर को बिठा लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, ताकि साथ साथ वो भी। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, अच्छा, उनके नाम के साथ डॉक्टर तो लगाए, वो तो आर्टिस्ट लग रही है टेलीविजन। नहीं, डॉक्टर है वो, हमने शुरू में भी बताया। साजिद साहब, डॉक्टरी भी एक आर्ट है और आर्टिस्ट डॉक्टर भी हो सकता है। वैसे ये ना एक कॉम्प्लीमेंट ही है कि माशाल्लाह से शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, इतनी खूबसूरत है कि लोगों को देख के ना वो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप डॉक्टर हैं। इतनी खूबसूरत, क्योंकि डॉक्टर का जब तक वो एक
हम देखते हैं ना एजेड किस्म के आप पर्सनालिटी को नहीं बिठाते तो वो तासुर ही नहीं बन पाता, लेकिन बहुत यंग टैलेंटेड खूबसूरत डॉक्टर हैं। नेक्स्ट टाइम Name plate. वाइट कोट वो नहीं, डॉक्टर्स this के indicates स्टेथोस्कोप कि आप जो बताती हैं वो आप खुद खाती हैं, इसलिए माशाल्लाह से योर स्किन इज गुड कि लोग आपको समझ रहे हैं कि कोई टीवी की आर्टिस्ट है। इतनी नेक्स्ट हसीन और टाइम जमील ज़ैनब है। आपके गले में स्टेथोस्कोप, एग्जैक्टली साथ कोट, वाइट कोट और अपने हालात खराब, क्योंकि जब एक हम ब्लड प्रेशर वाली मशीन, एक ब्लड प्रेशर वाली बाल मशीन, सारे सफेद। एग्जैक्टली जब हम ड्यूटीज और वो काम कर रहे होते हैं ना अपने क्लिनिक्स में, उसके बाद जब हम रात को निकलते हैं तो जो हालात होते हैं ना, आई गेस टीवी पे भी वही होने चाहिए ताकि लोगों को आइडिया हो कि अच्छा। वैसे उनका सवाल इंटरेस्टिंग था कि अगर ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो फिर क्या होगा? देखिए, हमने ये बात की है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं जी। अब हर बॉडी की अपनी टेंडेंसी है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी सेम नहीं है। अफादियत ऑल्दो सेम ही जा रही होगी, लेकिन आप ये कहें, जैसे मैंने कहा, एक चुटकी हल्दी डेली बेसिस पे इस्तेमाल की जा सकती है। अब आपको ये लगे कि ओ माय गॉड इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, आप एक चम्मच भर के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो सबसे पहले तो जहाँ वो ब्लड प्रेशर को क्योर करती है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर हाई जाएगा, इससे ज्यादा इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, minimum हम लोग, quantity. मैं यहाँ पे व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि हम लोग जब भी कोई टॉपिक लेकर आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास एक्सपर्ट राय हो, हमारे पास एक डॉक्टर हो जो कि अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइड करें। उनके साथ साथ जो है ना, हमारे साथ हर्बलिस्ट भी मौजूद है नैयर आपा, जो कि अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से हमें बताती हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा, फिर ऑर्गेनिक तरीके से हमें बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं। तो हम दोनों का जो है ना माहिराना तज्जिया या कह लें या माहिराना राय शामिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले। एक तरफ आपको हर्बलिस्ट की राय मिल जाए, एक तरफ से आपको न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा की भी राय मिल जाए। तो एक बार दोबारा से बताना चाहेंगे कि हर्बलिस्ट नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। अब आपने डॉक्टर जरूर लगाने हैं। बिल्कुल। और मेरा डॉक्टर। सवाल नैयर आपा से ये कि ऑर्गेनिक हल्दी एक तो कहाँ से मिलेगी, और फिर हाँ उसकी जी। पहचान भी बता दो, और फिर आप बता रही थी कि इसको वाह, किस तरह से पाउडर फॉर्म में जी, मैंने कोशिश की कि शायद मार्केट में आ गई हो तो जी। मैं फ्रेश हल्दी लेके आऊँ, लेकिन अभी मार्केट में आई नहीं, नेक्स्ट मंथ आएगी। जिस तरह से अदरक होता है उसी तरह से हल्दी होती है, सब्जियों की दुकान पे आपको जो है वो मिल जाती है। तो अदरक की तरह से है, ये मिट्टी लगी हुई होती है इस पे बहुत ज़्यादा। आप इसको लेके आए, ठीक है, ला के सपोज अगर आप 3 किलो लेके आए हैं, आप इसको अच्छी तरह से धोएं, 5-7 दफ़ा मिट्टी इसकी उतर जाए, खोलते हुए पानी के अंदर आप इस हल्दी को डाल दें। इसी तरह ना छीलना है ना काटना है, ठीक है। खोलते हुए पानी में डाल दें, 1-2 बॉयल आए, इसको आप निकाल दें। निकाल के आप इसको फैला दें, इसको आप जो है वो खुश्क होने दें। कोई अगर उसके ऊपर रूट लगी हुई है, कोई उसके ऊपर गंदा पीस है, उसका ब्लैक हुआ है, ख़राब हुआ है, उसको आप कट करके उसको जो है वो आप रिमूव कर दें, और उसको आपने एज इट सुखाना है। धूप में ठीक या है, कमरे उसको में कहीं पे? उसको आप धूप के अंदर सुखा लें। सर्दियों के अंदर धूप इतनी नहीं होती, तो आप उसको जो है वो सही। शैडो ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन धूप मस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है, थोड़ा सा डर होता है फंगस वगैरह ना लग जाए। तो आपने उसको काटना नहीं है, काट के ड्राई करेंगे तो उस पर फंगस लगेगी। सही। एज इट आप उसको ड्राई करेंगे तो फंगस नहीं लगेगी। तो महीना 1.5-2 महीने ये ड्राई होने में ले जाती है। तो मेरी तो जो है वो माशाल्लाह से बोरियों के हिसाब से, टनों के हिसाब से आती है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट में भी यूज़ हो रही होती है और मेरे घर के अंदर भी यूज़ हो रही होती है। ये देखें, ये मेरी पिछले साल की हल्दी है, आप इसको स्मेल करें अगर अच्छा, आपको जब आपने आइडिया है। खोली है, हाँ जब जी, आपने हाँ। भी खोली है, पूरे खुशबू स्टूडियो इसका में पता कलर, चल इसकी रहा है। खुशबू, It's amazing. इसकी क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज, मुझे भी जरा दिखाएं, मैं जरा चेक करूं। जब से आपने खोली है ना नैयर हाँ आपा, जी। खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है। एग्जैक्टली छींक आने का खदशा है इसमें। बच्चों के जिस तरह से निमोनिया वगैरह का टेस्ट उनकी जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। आप डिफरेंट तरह की विक्स वगैरह लगा रहे होते हैं, बच्चे जो है वो उसको वो चुभ रही होती जी, है जी। या इरिटेट कर रही होती। सिंपल आप क्या करें कि गर्म पानी, खोलते पानी के अंदर हल्दी डालें, और वो वाली स्टीम अगर आप डेली बेसिस पे लें, जिन लोगों को जो है ये इशू हो जाता है, नज़ला, जुकाम, फ्लू और चेस्ट इन्फेक्शंस और इस तरह के बच्चों को, तो सिर्फ इसकी स्टीम लेने से ही आप देखें कि आपको कोई सिरप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छा। आपका जो है ये फ्लू वगैरह का ये इशू नहीं होगा। तो इसकी हम स्टीम ले सकते इसकी हैं। स्टीम लें। उसके बाद जिस तरह से भी जॉइंट पेन वगैरह की जो बात हो रही थी, जो मेरा अपना एक जो मैं यूज करती हूँ, जिसको भी यूज करवाया है, ऑथेंटिक रेसिपी है कि अगर सर्दियों के अंदर जिन लोगों की जॉइंट्स वगैरह पेन होती हैं बहुत ज्यादा, जिसमें में दर्द होता है, तो आप लौंग, काली मिर्च और हल्दी, ठीक इन है। 3 चीजों का, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई नहीं है तो आप इसके अंदर सूखा हुआ अदरक,
ये आप सब बराबर क्वांटिटी के अंदर जो है वो हाफ कप, अगर आपने लौंग का पाउडर लिया है हाफ कप ही आप हल्दी का ले लें, हाफ कप ही इसके अंदर आप सूंठ का जो है वो पाउडर डाल लें जो खुश्क अदरक होता है, और 1 चाय की चम्मच इसमें काली मिर्च की, ठीक है। ये आप पाउडर बना के रख लें। तो इसको जो है वो आप जैसे खौलते हुए पानी के अंदर हाफ टी स्पून डालें और इसको दम दे दें फौरन। और ये अगर आप थोड़ा सा हनी डाल के ये अगर दिन में 2 दफा सर्दियों के अंदर लेते हैं, आप देखेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन वगैरह नहीं होगी और आपका मूड बड़ा जो है वो फ्रेश खुशगवार रहेगा। एक जिमनी सवाल जी जी और वो एक टाइम हमारे पास काम है, हमसे ज्यादा सवाल नहीं एक्चुअली ना क्यूरियोसिटी मुझे ये हो रही थी, आपने हनी का चूंकि जिक्र किया तो थोड़ी उसकी भी पहचान बता दें, क्योंकि मार्केट में वो हनी तो होता है, हनी 2 नंबर। हाँ जी, ये देखें ये ओरिजिनल खालिस हनी है, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो जम जाता है, जिस तरह से देसी घी होता है ना, इस तरह से। तो ये बाहर ही पड़ा हुआ, लेकिन आपा हमने सुना है कि जमता नहीं है, वो बिल्कुल। नहीं, जो खालिस हनी होता है वो जम जाता है, और जो बिल्कुल लिक्विड और उस तरह से फॉर्म में होता है तो वो जो है वो ग्लूकोज के अंदर जो है वो थोड़ा 2 नंबर तरीके से बन रहा होता है। आज हमारी कोशिश थी कि हम डिटेल में बात करें इस टॉपिक पर, और हल्दी की पहचान भी आपने बता दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब गोंदला, आपका बहुत शुक्रिया। नैयर आपा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस डिस्कशन से। आज का जो टॉपिक था ये गोल्डन स्पाइस इसको कहा जाता है, हल्दी को, और गोल्डन मिल्क जिसकी हमने बात की, और डॉक्टर साहिबा ने भी बताया, नैयर आपा ने भी बताया कि किस तरह से आप इसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, हम लोग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, बच्चे बड़े हर एज ग्रुप के लोग। तो अगर आप अभी से आज से अपनी डाइट में जो है वो गोल्डन मिल्क शामिल कर लेंगे तो आप फ्लू से, कफ से, या इस तरह की कोई भी जो बीमारी है, फीवर, टेम्परेचर, कोई भी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हमने इस सेगमेंट में आपने हल्दी का इस्तेमाल करते हुए सेहतमंद कैसे रहना है और गोरा कैसे लगना है वो तो बताया, साथ हमने ये भी बताया कि ऑर्गेनिक हल्दी आपको कहाँ से मिलेगी, उसको आप किस तरह से अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं, और असली शहद की पहचान क्या, ये भी हमने आपको बताई। तो ये एक इंक्लूसिव असली शहद पे तो एक और सेगमेंट बनता है आपा, और डॉक्टर साहिबा को हम साथ बिठाएंगे और पूछेंगे अफादियत, और अब एक ऑर्गेनिक ब्रेक असली और ऑर्गेनिक ब्रेक भी बनती है नाज़रीन। तो अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। सुबह की हर बात, टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर रोज नित नई दरियाफ्त हो रही हैं और जी नए फीचर सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ऐप्स के दरमियान जो है वह मुकाबला ही जारी हो गया और हर रोज एक नया फीचर मुतारिफ कराया जाता है। मेटा की मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने यूट्यूब तर्ज का एक चैनल जो है वो फीचर मुतारिफ करवा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि अब जो है ना 150 कंट्रीज के सारिफीन चैनल फीचर जो है ना ये इनके पास होगा ये ऑप्शन, और वो अपने अपने यूट्यूब चैनल्स जिस तरह हम देखते हैं कि सब लोग बनाते हैं, वहाँ पर कंटेंट डालते हैं, उसी तरह व्हाट्सएप का भी अब एक चैनल होगा। और मेटा के जो सीईओ हैं मार्क ज़करबर्ग, उनका ये कहना है कि इस फीचर का ऐलान अपने व्हाट्सएप चैनल के जरिए उन्होंने किया है, और उनका ये भी कहना है कि जो चैनल के फीचर्स हैं वो मुतारिफ कराने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक इनोवेटिव एंड डिफरेंट फीचर है। यूट्यूब चैनल्स तो हमने देखे हैं लोगों के, और बेतहाशा जो लोग हैं वो उसका पॉजिटिव यूज भी कर रहे हैं, बल्कि ज्यादातर यूज तो पॉजिटिव ही हो रहा है, और घर बैठे आप जो है वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। फिर फेसबुक जो पेजेस हैं हाँ भी जी, एक अच्छा लेकिन उनमें एक मसला है नाज़ीम, हम जब फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है फॉलोअर्स की, हम देख सकते हैं अगर हमारा चैनल है। लेकिन इसकी ज़बरदस्त बात यह है कि सारिफीन अपनी पसंद के लोगों को, इदारों को, उनके चैनल्स को फॉलो करके ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि सारिफ की जानिब से फॉलो किए गए चैनल्स का किसी दूसरे को इल्म नहीं होगा, और इस तरह चैनल चलाने वाले को भी सारिफ के फोन नंबर या फिर दीगर मालूमात तक रसाई नहीं होगी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उन्हें ये पता चल जाएगा कि इतने मेरे फॉलोअर्स हैं, और ये पता चलेगा। लेकिन जो अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपके उसको फॉलो करती हूँ व्हाट्सएप चैनल को, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास आपका नंबर होगा तो मैं फॉलो कर सकती हूँ। मैं आपके नंबर के बगैर भी आपके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकती हूँ, और उस पर जो आप कंटेंट डालेंगे ये आप ही देख सकते हैं कि आपको कितने लोग फॉलो कर सकते हैं। हम लोग नहीं देख सकते कि आपको कौन कौन फॉलो कर रहा है। जिस तरह इंस्टाग्राम पे होता है कि हम देख सकते हैं लोगों के फॉलोअर्स एंड स्टॉक कर सकते हैं।
लेकिन ये अच्छा फीचर है और मेरे ख्याल से ये एक और नया तरीका आएगा मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप ही अब रोजगार कमाने बनाऊंगी, का। व्हाट्सएप और चैनल ही। अब हमें बेशुमार व्हाट्सएप मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। जब कर ही रहे हैं बात, तो इसमें एक और जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक ने जो है बरसों पहले ही इस हवाले से एक पेशन गोई की थी कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता है, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वाह, तो वाह। ये हकीकत है कि दुनिया इतनी तेजी से तब्दील हो रही है कि अगर सिर्फ एक सदी पहले इस दुनिया को खैराबाद कहने वाले वापस आ जाएं और हमारे जो मौजूद हैं वो रहन सहन और सहूलतों को देखकर वो लोग जब वापस जाएं तो ये कैसा लगेगा। तो इस जदीद दौर में नए नए जहाँ इजादात हो रही है, नए नए इंकशाफात जहाँ सामने आ रहे हैं, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में होने वाली तरक्की ने इंसान को इतना हैरान कर दिया है कि हाल ही में लंदन की एक कंपनी है जी स्टेबिलिटी AI, जिन्होंने शायरी को अब गीतों में तब्दील करने का मुनफरिद और अनोखा प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया है। और इस प्लेटफॉर्म को टेक्स्ट टू ऑडियो का नाम दिया गया है। मसनूई ज़हानत से चलने वाला प्लेटफॉर्म जिसमें टेक्स्ट को म्यूजिक और साउंड जनरेशन के जरिए टेक्स्ट को 90 सेकंड तक के गाने में तब्दील किया जा सकता है। अच्छा, वैसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि नो डाउट ज़िंदगी आसान हो रही है। आप किसी भी अपने पसंदीदा शायर की जो शायरी है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस टूल को इस्तेमाल करते हुए गाने में तो बदल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक क्रिएटिविटी का जो एक फ्रीडम था वो है ना इसके साथ गायब हो जाएगा। बेचारे जो हमारे कंपोजर्स हैं जिनका अच्छा भला रिस्क लगा हुआ है, कंपोज करते हैं, क्रिएटिविटी है, इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए कंपोज करना शुरू कर देंगे ना, लेकिन आपकी जो तख्लीकी सलाहियत है जो इंसान के पास जाएगी। फिर आप सोचने समझने की जो हम यूटिलाइज करते हैं अपनी एबिलिटीज को और उनको मजीद बेहतर बनाते हैं, हमें हर चीज रेडीमेड मिल जाएगी। फिर तो हम क्लिक करेंगे और गाना कंपोज हो जाएगा। जो ओरिजिनल म्यूजिक है जो ओरिजिनल म्यूजिक हमें सुनने को मिलता है, ऑथेंटिक म्यूजिक जिसकी एक अपनी फील है, एक अपनी वाइब है, और जिसको तख्लीक करने के लिए जो एक तख्लीककार है वो एक अरसा लगाता है, वो बैठता है और एक मखसूस माहौल के अंदर एक धुन को तरतीब देता है। ये इनोवेशन अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है अभी टेक्नोलॉजी में, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी क्योंकि ऑलरेडी यू आर कोपिंग अप विद द लॉट। और अगर आप ऑल और सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, स्नैपचैट है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। उसके साथ साथ अब मुझे लगता है अब हमें यूट्यूब भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसके साथ व्हाट्सएप पर भी अगर हमने चैनल्स बनाना शुरू कर दिए तो बहुत मसला होने वाला है भाई। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट एंड विल हैव अ लॉट ऑन आवर प्लेट। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक क्योंकि हमारी प्लेट में अभी ब्रेक का कहा जा रहा है। विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। यू कीप वाचिंग सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अब आपको बताते हैं कि वली कामिल, सूफी बुजुर्ग और पंजाबी जुबान के मारूफ शायर मियाँ मोहम्मद बख्श को रूमे कश्मीर कहा जाता है और आज हम इनके मज़ार की सैर कर रहे हैं जी। तो ओवर टू यू काशा। नाज़रीन, मैं इस वक्त हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद हूँ। आप 1830 को ज़िला मीरपुर के मौज़ा खड़ी शरीफ में पैदा हुए और 1907 में आपका विसाल हुआ। सूफिया की तरीक़त की पैरवी करते हुए आपने खलवत नशीनी को जलवत के शोरो गुल पर तरजीह दी और इसके साथ ही अपने कल्ब की इज़्तिराबी कैफियत को अमली जामा पहनाने के लिए आपने दवात और कलम पकड़ा और पंजनी के खामोश वीराने में चले गए। आपने सहरफी, दोहड़े और मसनवी की सिन्फ में अपने कलाम को अर्ज़े किरतास पर मोतियों की तरह बिखेर दिया, मगर सफ़रुल इश्क, सैफुल मलूक ने आपको हमेशा के लिए अमर कर दिया। आपकी शायरी फ़िक्र फ़न का अजीम नमूना, हालो काल का अजीम शाहकार और ज़ुबानो बयान का एक हसीन इम्तजाज है। आपने सैफुल मलूक में जिस तरह से तशबीहात और इस्तारों का इस्तेमाल करते हुए मार्फत के इसरार रमूज से और उनके गोशों से पर्दा उठाया, उसने आपको हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी वजह से आपके कलाम को आज भी पोठोहार, शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर के हर घर में बरकत के तौर पर ना सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि रखा भी जाता है। आइए हम मज़ार के अंदरूनी मनाज़िर आपको दिखाते हैं। सना इलाही जो मालिक
हर हर दा उस नाम चतारण वाला हर मैदान ना हर दा जे वेखा मैं अमला ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 ले ओ यार हवाले रब दे ते मिले 4 दिनों दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देस निकाला लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे पर्दे कजण वाला नाज़रीन, मैं इस वक्त उस तारीखी मस्जिद के अहाते में मौजूद हूँ जहाँ से मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बड़े भाई मियाँ बहावल बख्श रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर हाफिज़ मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया तालीम हासिल की थी। ये मस्जिद खड़ी शरीफ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी पर वाक़ है और इस कस्बे का नाम है संबाल शरीफ, जिसकी बुनियाद रखी गई थी मुगलिया दौर में। और इस मस्जिद को तामीर किया गया था 1151 में और इसको तामीर करने वाले थे राजा सुरखरू खान, जो उस दौर में इस इलाके के वारिस हुआ करते थे। यहाँ पर आके मुझे बहुत सी बातें जानकर खुशी हुई। पहली तो ये कि यहाँ पर तामीर से लेके आज तक दरसो तदरीस का सिलसिला जारी है। दूसरा ये कि 2019 में आने वाले ज़लज़ले के बाद इस मस्जिद के दोनों मीनार शहीद हो गए थे, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा करके इस मस्जिद की रेनोवेशन का काम किया। यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून और रूहानियत वाली फ़ील आ रही है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि आज मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े बुज़ुर्गों का गुज़र हुआ था। और एक बात और कि ये मस्जिद सबूत है इस बात का कि अगर हम चाहें तो तारीख़ को बहुत अच्छे अंदाज में ज़िंदा रख सकते हैं। तो जी बड़ी इन डिटेल रिपोर्ट हमारी प्रोडक्शन टीम ने तैयार की और उकाशा ने भी बड़ी मेहनत की है और बड़े खूबसूरत अंदाज से मज़ार के और जो अहाता है उसका जिस तरह से वो कवरेज हुई है, हमने पूरी कोशिश की कि तमाम जो डिटेल्स हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। और फिर जब हम औलिया अल्लाह और सूफिया कराम का जिक्र करते हैं तो इस बात का जिक्र करना भी यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि बरे सगीर पाक व हिंद में बड़ा अहम किरदार है इन बुज़ुर्गान दीन का। और ये हमने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना कि यहाँ पर दीन इस्लाम जिस तरह से फैला और उसकी टीचिंग्स
का आगाज़ जिस तरह से हुआ उसमें एक बड़ा किरदार ऐसी शख्सियात को जाता है जिन्होंने अपने अलूम के ज़रिए और फिर जो उनके ज़ायरीन जो उनके स्टूडेंट्स वहाँ पर आते रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जो वहाँ पर आते रहे हैं, उनके थ्रू ये तालीमात हैं, ये सीना बसीना आगे आने वाली नस्लों तक ट्रांसफ़र हुई हैं। और फिर उनके मज़ारात जो हैं अब वो भी एक तरह से अगर हम कहें कि एक मोजज़ा है तो ये कम नहीं है इस हवाले से, क्योंकि वहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं वो मुतासिर होते हैं और फिर जो उनकी टीचिंग्स हैं उससे बहुत ज़्यादा फैज़याब होते हैं और इस तरह से एक सिलसिला जो है वो जारी व सारी बिल्कुल। और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको इसी तरह के और भी जो मज़ार हैं, इस तरह के तारीख़ी मकामात हैं, तारीख़ी जो हमारा वर्सा हैं, हम उसकी आपको सैर करवाते रहें। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।